everyone, welcome to EduTap and welcome to the Abhyas series of the UPSC EPF for 2026 exam. Today we are going to start with your subject accountancy. ठीक है, accountancy के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी वेटेज कैसी रहती है. देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देखे हैं लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, कभी कभी वो 10 क्वेश्चंस प्लस भी चले जाते हैं. तो अकाउंटेंसी आपका बहुत ही एक मेजर अच्छा सब्जेक्ट है जिसको कवर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ो आप सकते नहीं हो. लेकिन लॉजिकल सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए. कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी आप इजीली निकाल सकते हो. इसीलिए आज हम बिल्कुल स्क्रैच से अपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स वाले फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, जहां से आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, ट्राई करें कि आप पार्टिसिपेट भी करें. कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है, कोई अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. पार्टिसिपेशन करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडुटैप आपको एक फ्री गाइड बुक ऑफर कर रहा है यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए. इस फ्री गाइड बुक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी. कैसे? क्योंकि ये आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता देगा. ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं आपके यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए. ठीक है, उसके बाद डीकोडेड सिलेबस बताएगा. डीकोडेड सिलेबस मतलब डिटेल्ड सिलेबस. ठीक है, और साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी बता देगा कि कैसे आप प्लान कर सकते हैं, कैसे क्या क्या रिकमेंडेड सोर्सेज हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं. तो कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और क्लिक करना है लिंक पे. आप उस गाइड बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. बी प्रिपेयर्ड, एक कॉपी पेन ले लीजिए ताकि कोई भी डाउट हो तो आप वहां पे लिख सकते हैं और फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पार्टिसिपेट जरूर करिएगा. चलिए, क्वेश्चन 1 इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है. Recording is the process of entering business transactions in the books of original entry. Communication involves communicating the financial statements to various users. Identifying involves analyzing and interpreting the financial data. And measuring means quantification of business transactions into financial terms. देखने में सारी जो statements हैं वो सही लग रही हैं, पर सबसे पहले तो अगर आपको ये जानना है कि ये सारी स्टेटमेंट्स है किस बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग के आपके मेजर स्टेप्स हैं. ठीक है, अब जो आपके ये जो अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं आपको पता होने चाहिए. ये स्टेप्स भी कौन से 4 स्टेप्स हैं आपके. फर्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन, जहां पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ऐसी इवेंट्स हैं, ऐसे कौन से इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जो आपको रिकॉर्ड करने चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. राइट, तो अकाउंट्स में आपको पता है सारी ऐसी ही ट्रांजैक्शंस आती हैं जो क्वांटिफिएबल हैं, मतलब जो नंबर्स की फॉर्म में होती हैं, जो मॉनेटरी फॉर्म्स में होती हैं. तो आपने आइडेंटिफाई करने हैं पहले तो ऐसी ट्रांजैक्शंस, फिर मेजर करना है. मेजर क्या होता है? बेसिकली जहां पे आप ये मेजर करते हैं कि सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं क्या वो फाइनेंशियल नेचर की हैं, क्या मैं उसको मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकती हूँ कि नहीं. राइट, एंड देन आइडेंटिफाई और मेजर करने के बाद उसको फिर मैं रिकॉर्ड करूंगी. कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी? हमें पता है हमारी कौन सी रिकॉर्डिंग बुक्स होती हैं. जर्नल, फिर हमारा लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो आइडेंटिफाई, मेजर एंड देन रिकॉर्ड. और जब रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, उसके बाद आप कम्युनिकेट करते हो टू द यूजर्स. कौन होते हैं आपके यूजर्स? जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज, आपके मैनेजर्स, बाहर के ऑडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, है ना, गवर्नमेंट लीगल अथॉरिटीज. तो ऐसे भी यूजर्स हो सकते हैं आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के. तो ये बेसिक 4 स्टेप्स हैं. अब जब मैं बात करूं कि ये इन्होंने क्या सही इंफॉर्मेशन दी है, देखिए रिकॉर्डिंग के बारे में जब इन्होंने बोला तो रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो ये करेक्ट है कि नहीं? यस. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है ये पता है आपको कि नहीं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज योर जर्नल बुक. तो यस, हम जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो जर्नल बुक से ही स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन योर जर्नल बुक और यू कैन से द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. सेकेंड है आपका communication involves communicating the financial statements to its users. Exactly, this is also correct. Internal users also and external users also हम communicate करते हैं उनको. Third, identifying involves analyzing and interpreting the financial data. Do we analyze and interpret the financial data? No, we are not doing that here. We are trying to identify basically कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसको हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. वी आर नॉट एनालाइजिंग हियर. अगर मैं बात करूं कि एनालाइजिंग हम कब करते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने के बाद ना, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंच जाते हैं.
ठीक है, जर्नल के बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं कि और या कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम आवर प्रीवियस रिकॉर्ड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एनालाइजिंग और इंटरप्रेट करना ये तो आपके रिकॉर्डिंग के भी बाद आता है. ठीक है, सो आइडेंटिफाइंग इज नॉट एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, सो दिस मेक्स इट द करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो, दैट इज ऑप्शन सी, राइट. एंड next is measuring means quantification of the business transactions into financial terms. Is that correct? कि financial terms में है कि नहीं आपका जो transaction है. So yes, measuring means the quantification. ठीक है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेट अस सपोज आपने 10 कंप्यूटर्स खरीदे. ठीक है, अब 10 कंप्यूटर्स आपने खरीदे, क्या इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं. लेकिन अगर 10 कंप्यूटर्स की वैल्यू हमें दे रखी है कि 5 लाख रुपीज है, राइट, तो इस 5 लाख को मैंने क्या किया, मैंने उसको फाइनेंशियल टर्म्स में ले आई, उसको मॉनेटरी टर्म्स में ले आई. तो यस, मेजरिंग का बेसिकली मतलब है कि जब मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को उसको फाइनेंशियल टर्म्स में या फिर मॉनेटरी टर्म्स में, राइट. सो आपका डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने चूज करनी थी, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, राइट. तो ये आपको बिल्कुल वहां पे जो क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दी है वो ही दे रखा है. आइडेंटिफिकेशन मीन्स टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स, मेजरमेंट मीन्स टू क्वांटिफाई बेसिकली इनटू द फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है, बाय यूजिंग अ मॉनेटरी यूनिट. रिकॉर्डिंग मीन्स कि हमने उसको जो भी आइडेंटिफाई या मेजर हमने कर ली है फाइनेंशियल टर्म्स, उसको हमने रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और ये भी याद रखना है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? अब देखिए, कोई ट्रांजैक्शन हुई आपकी 1 जनवरी को, लेटेस्ट से आपने सेल करी गुड्स की 1 जनवरी को, फिर 8 जनवरी को आपने एक और ट्रांजैक्शन करी, फिर याद आया कि 4 जनवरी को भी एक ट्रांजैक्शन थी. तो क्या करोगे? क्या आप उसको 8 जनवरी के बाद लिखोगे? नहीं, आपको उसको 1 जनवरी के बाद ही लिखना है. फर्स्ट के बाद आएगा 4, देन 8, एंड मतलब बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा, ठीक है, सीक्वेंस में चलेगा. ऐसे नहीं कि पहले 1 जनवरी की लिख दी, फिर 8 जनवरी की लिख दी, है ना, फिर उसके बाद 2 जनवरी की लिख दी, फिर 4 जनवरी की लिख दी. ऐसा नहीं होगा, राइट. सीक्वेंस में चलना पड़ता है. एंड देन कम्युनिकेटिंग इट टू द users, to the various people in the organization. Maybe it can be external also and internal also. I hope ये चारों steps आपके majorly clear है. सीक्वेंस में स्टेप्स भी याद कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा. चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं. Which of the following statement will be recorded in the books of accounts? सबसे पहले कोशिश ये करा करो, खुद स्टेटमेंट पढ़ के कोशिश करो कि आपको खुद आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एक्सप्लेन तो हम कर ही देंगे, है ना. फर्स्ट, अ न्यू कम्युनिकेशन चैनल वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई द कंपनी. क्या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो? बताओ. हमने रिकॉर्डिंग करा, हमने रिकॉर्डिंग देखा क्या होता है कि क्या हम उसको फाइनेंशियल टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं, तभी तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट. हमें यही पता है, हम उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, राइट. सो क्या एक नया कम्युनिकेशन चैनल इंप्लीमेंट कर लिया कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल पहले सिर्फ मेल यूज कर रहा था और व्हाट्सएप भी यूज कर रहा है, या फिर एक नया वेबसाइट उसने ओपन कर लिया है, तो क्या हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं, राइट. सो ये तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. नेक्स्ट, राजलक्ष्मी वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजर ऑफ द कंपनी. अब कोई एक बंदा है जो हमने अपॉइंट किया, सिर्फ हायर किया है, क्या मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में डिनोट कर सकती हूँ कि मैंने इतना हायर करा है? नहीं ना, राइट. सो इसको भी मैं फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं लिख सकती. बट सी, ऑप्शन सी देखो, कंपनी पेड सैलरी टू रतन. अब हमने उसको सैलरी पे करी है, इसको मैं क्वांटिफाई कर सकती हूँ. यस, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 30,000 की सैलरी पे करी है. यस, आई कैन क्वांटिफाई दिस. सो हेंस दिस इज अ ट्रांजैक्शन दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट. सो ऑप्शन सी यहाँ पे भी इसका सही आंसर होना चाहिए. ऑप्शन डी भी देख लेते हैं. रोहित वॉज शिफ्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट टू सेल्स डिपार्टमेंट. अगेन, क्या मैं इसको क्वांटिफाई कर सकती हूँ? कितना शिफ्ट कर दिया मैंने, है ना. क्या मैं उसको मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती. हेंस ये भी आपका रिकॉर्ड नहीं हो सकता. सो ऑप्शन सी इज द ओनली स्टेटमेंट दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इज दैट करेक्ट? आपको कोई डाउट है इसमें तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कैसे आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन भी हो सकता है. वैसे ये बिल्कुल इजी है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. चलते हैं आगे. क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इवेंट?
एक्सटर्नल इवेंट, अब इवेंट सबको पता है इकोनॉमिक इवेंट होते हैं बेसिकली आपके अकाउंट्स में। तो दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल इवेंट कब होगा? जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई इवेंट हो रहा है, जिससे किस से रिलेटेड हो सकता है, आप ही के एम्प्लॉयज, आप ही के मैनेजर से रिलेटेड हो, है ना, आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई स्टोर मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ गुड्स भेज रहा है, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कुछ गुड्स भेज रहा है। सो वो क्या है, वो सब कुछ इंटर डिपार्टमेंटल है। लेकिन जब आते हैं आपके एक्सटर्नल लोग, एक्सटर्नल लोग कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, हमारे सप्लायर्स हो गए, ये सब कौन है? ये सब बाहर के लोग हैं। टैक्स अथॉरिटीज हो गई, ये सब क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, राइट। सो ये ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो इन लोगों को इन्वॉल्व करती है, वो सब एक्सटर्नल इवेंट होंगे। देखिए, अब हमने यहाँ पे बताना है नॉट एन एग्जाम्पल, ये भी ध्यान में रखना है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए, सेल ऑफ नाइक शूज टू द कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को हो रहा है, क्या ये एक्सटर्नल है? यस, ऑफ कोर्स दिस इज एक्सटर्नल इवेंट, है ना, क्योंकि कस्टमर्स को हम कर रहे हैं। दीज आर आउटसाइडर्स टू द बिजनेस। Next is rendering services to the customers by Videocon Limited. Again, we are rendering services to the customers. Hence, ये भी आपके आउटसाइडर्स हो गए, तो ये भी आपका एक्सटर्नल इवेंट हो गया। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं दोनों ही, स्टोर डिपार्टमेंट भी और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं। क्या वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है? यस, दिस इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये क्या होगा? ये आपका होगा इंटरनल इवेंट, राइट। तो अगर हम बात करें कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इवेंट, तो ऑप्शन सी ही आपका इसमें भी सही आंसर आ रहा है, राइट। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी बी, परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन है? आउटसाइडर्स टू द बिजनेस। अगेन, तो अगर मैं कुछ भी परचेज कर रही हूँ फ्रॉम द आउटसाइडर्स, फ्रॉम द सप्लायर्स, तो ये भी आपका एक्सटर्नल इवेंट है। सो हेंस ऑप्शन डी भी आपका सही आंसर यहाँ पे नहीं होगा। सो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, इज और आर करेक्ट। फर्स्ट इज quantitative characteristics are the attributes or you can say features, characteristics of accounting information that tend to enhance its understandability and usefulness. अब देखिए अकाउंट्स के ना, अब यहाँ पे ये नहीं बात कर रहे हैं कि क्वांटिफिएबल होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए कि क्वालिटेटिव होना चाहिए, वो बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? करेक्टरिस्टिक्स की। तो जब अकाउंट्स की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटेटिव अकाउंट, ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव होने चाहिए। क्वालिटेटिव ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंट्स के जो कहता है कि यस, आपके अकाउंट्स अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो भी हम यूजर को बताना चाह रहे हैं, वो उसी फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया P&M इज वर्थ ₹50,000। अब यूजर को समझ ही नहीं आया कि P&M होता क्या है, जबकि मुझे लिखना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी इज वर्थ ₹50,000। तो क्या करूंगी, इससे मैं बताऊंगी कि मैं अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं यूजर को वो बात जो मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है, और यूजफुल, कि वो जो भी मैं अकाउंट्स बना रही हूँ वो सामने वाले के लिए यूजफुल भी होना चाहिए, राइट। ओके, तो इसका बेसिकल मतलब है क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स नहीं बल्कि क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। हेंस ये तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, रेलिवेंस भी एक क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है, माइंड यू, ठीक है। रेलिवेंस मींस इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। तो आपको ये लगेगा कि ये स्टेटमेंट ठीक है, रेलिवेंस मींस कि वो फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। नो, रेलिवेंस नहीं, रिलायबिलिटी, ठीक है। रेलिवेंस भी एक फीचर है, एक करेक्टरिस्टिक है, बट यहाँ पे रेलिवेंस का मतलब फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस नहीं होता। रेलिवेंस का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो रेलिवेंस मींस कि इट शुड बी रेलिवेंट इन टाइम बेसिकली। कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ अकाउंट्स है जो मुझे चाहिए हमारे मार्च में, ठीक है, मार्च 2026 में मुझे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट चाहिए, लेकिन मुझे कब मिल रहे हैं? मुझे मिल रहे हैं मई में।
मुझे मिल रहा है मई 2026 में, क्या ये अब मेरे लिए रेलिवेंट है? नहीं, इट शुड बी रेलिवेंट इन टाइम। अगर मुझे मार्च में चाहिए तो मुझे मार्च में मिल जाने चाहिए, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। दैट मीन्स अगर मेरे को लगा कि मैंने कुछ कंप्यूटर्स खरीदे, लेट्स से मैंने 10 कंप्यूटर्स खरीदे, ठीक है, अब मैं कहूँ लगभग ना ये 10 कंप्यूटर्स मेरे 5 लाख रुपीज के आए हैं, ठीक है, और मैं 5 लाख की ट्रांजैक्शन कर दूं, जबकि ये जो कंप्यूटर्स हैं आपके 5,50,000, ठीक है, 5,50,000 के आए हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने 50,000 का क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी कहने को, है ना। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम एरर, मैंने यहाँ पे एस्टिमेशन ही कर दी है, नहीं ये नहीं कर सकती हूँ मैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। हाउ इट विल बी फ्री? जब मैं एविडेंस के साथ वाउचर लगा के, एविडेंस लगा के कि हाँ ये 10 कंप्यूटर्स मेरे 5,50,000 के आए, तब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी। सो ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे मैं रिलाई कर सकूं, जिस पे जो यूजर है वो रिलाई कर सके कि यस ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट है, अगर बात करें रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ये तो हमने देख ही लिया। रेलिवेंस मैंने आपको बताया कि इट शुड बी रेलिवेंट इन टाइम। रिलायबिलिटी के बारे में भी बता दिया कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। अंडरस्टैंडेबिलिटी कि अंडरस्टैंड कर सकता हो यूजर, ऐसा नहीं कि उसको पीएनएम का मतलब ही समझ नहीं आ रहा, राइट। देन कंपेरेबिलिटी ऑल्सो, कंपेरेबिलिटी भी एक फीचर है। तो ये स्टेटमेंट तो देखो करेक्ट है आपकी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि मैं अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है, मैंने 1 साल के बनाए, फाइनेंशियल ईयर का बनाया एक, मैं उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ भी कंपेयर कर सकती हूँ। कैसे कंपेयर कर पाऊंगी? जब मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में चीजें बनाऊंगी, जब मैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग के प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगी, तभी मैं उसको पिछले अकाउंट जो मैंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में बनाया होगा उससे कंपेयर कर पाऊंगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना पिछले साल कुछ किसी और फॉर्मेट में बना दिया, इस साल कुछ और फॉर्मेट में बना दिया, नेक्स्ट ईयर किसी और फॉर्मेट में बना दिया, या फिर पिछले साल कोई और करेंसी यूज कर ली, इस बार कुछ और करेंसी यूज कर ली, अगर तो फिर मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरे जो अकाउंट्स होना चाहिए वो कंपेरेबल भी होना चाहिए, राइट। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए हमें हमारे फॉर्मेटिंग स्टाइल्स में, हमारे फॉर्मेट में, हमारे स्टैंडर्ड्स में, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स में, राइट। सो रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दिस इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आपकी गलत है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सो आपका क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रखा कि रिलायबिलिटी क्या होता है। रिलायबिलिटी इज फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। रेलिवेंस क्या होता है? दैट इट शुड बी अवेलेबल इन टाइम, जब भी हमें चाहिए हो। अंडरस्टैंडेबल कि जो भी यूजर है वो उसको इंटरप्रेट सही से कर सके जैसे हम उसको चाहते हैं। और कंपेरेबल कि अगर मैं उसको कंपेयर करना चाहूँ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, या फिर मैं किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी कंसिस्टेंट फॉर्मेट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड, उसके हिसाब से अपने अकाउंट्स हमने बनाने चाहिए, ठीक है। और इवन हमें कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग यूज करना चाहिए। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया कि सेम करेंसी को बेसिकली मैं यूज कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि पहले मैंने रुपीज यूज कर लिए, फिर मैंने पैसे यूज कर लिया, मैंने डॉलर्स यूज कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। एसेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, राइट। अच्छा चलो, सबसे पहले तो एसेट्स की बात करें। एसेट्स हमें पता है क्या होते हैं। एसेट्स आर बेसिकली द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, है ना। रिसोर्सेज जो एक बिजनेस ओन करता है जिससे वो फ्यूचर बेनिफिट ले सकता हो। ऐसे रिसोर्सेज जैसे कि हम बात करें हमारी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? एक रिसोर्स है एक बिजनेस का, मशीनरी है रिसोर्स है बिजनेस का, जिसके थ्रू वो कल रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, बेनिफिट डिराइव कर सकती है, कल को और सेल्स कमा सकती है, राइट। सो एसेट क्या है? रिसोर्सेज हैं जिससे और रेवेन्यू और बेनिफिट कल को वो फ्यूचर में ले सकता हो। सो यस, एसेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। इज दिस करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स
जो विद इन 1 ईयर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश विद इन 1 ईयर। और नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं जो इजीली 1 ईयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, जो 1 ईयर से ज्यादा लेंगे टू कन्वर्ट इनटू कैश। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी अभी हम पढ़ेंगे। पहले ऑप्शन बी देखते हैं। इन्वेंट्रीज इज अ टाइप ऑफ करंट एसेट। इन्वेंट्रीज क्या होते हैं? बेसिकली जो रॉ मटेरियल या फिर कुछ फिनिश गुड्स जो हम अपने स्टोर में रख रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम यही देख कहते हैं कि जो हमारी इन्वेंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल फिनिश गुड्स पड़े हैं, कुछ व्हाइट शर्ट्स आप बनाते हैं और उसको आप बेचते हैं। अब वो जो व्हाइट शर्ट्स आपने अपनी इन्वेंट्री में मेंटेन कर रखे हैं, हम ये कहते हैं कि वो इसी साल में आप बेच देंगे। हम ये कोशिश ये करते हैं कि जो इन्वेंट्रीज हैं वो जल्दी जल्दी आपकी सेल में कन्वर्ट हो जाए। सो इन्वेंट्रीज इज अ टाइप ऑफ करंट एसेट बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश, यू कैन से, और कन्वर्टेड टू सेल्स इन 1 ईयर, राइट। सो हेंस ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये भी फर्स्ट भी करेक्ट थी और ये सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड, फिक्स्ड एसेट इज अ टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते इनटू कैश विद इन 1 ईयर। और फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली आपके कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर बेसिकली टैंजिबल इन नेचर। और बात करते हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं जो जल्दी से 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो कोई भी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट नहीं दिख रही है। सो ऑप्शन आपका डी होना चाहिए इसमें सही, दैट इज नन ऑफ दी अबव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि एसेट क्या होते हैं। ये हमें पता ही होना चाहिए ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस करें तो एसेट आपको पता है कि रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ऑफ द बिजनेस, जिससे आप बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। करंट एसेट जैसे कि जो कन्वर्ट हो सकते हो विद इन 1 ईयर, जैसे कि आपकी इन्वेंट्री, आपका कैश, योर डेटर्स हम अभी डिस्कस करेंगे आगे क्या होते हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक यू शुड नो इट। Non-current assets which are used for more than 1 year, or it can be said that it cannot be easily converted into cash just in 1 year. It takes more than 1 year to get it converted into cash. जैसे कि हमारी बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। अब इसको ऐसा कहते क्यों है? बेसिकली जब भी आप एक बिल्डिंग या मशीनरी खरीदते हो बिजनेस में, तो क्या आप इसलिए खरीदते हो कि आप उसको 1 साल के अंदर अंदर बेच दोगे? नहीं, आप इसलिए खरीदते हो ताकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सके आपको, लॉन्ग टर्म में आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सके, जब तक उसकी बल्कि यूजफुल लाइफ है ना। क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, दैट इज गोइंग कंसर्न। हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसलिए जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब तक मशीनरी यूजफुल है तब तक तो मैं उसको नहीं बेचता, है ना, तब तक तो मैं उसको रखूंगा। तो ऑफ कोर्स ये ऐसे फिक्स एसेट्स हैं जो लंबे लॉन्ग टर्म के लिए हम खरीदते हैं ताकि वो हमें बेनिफिट दे सके इन फ्यूचर, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स सबके क्या होते हैं। आई होप, लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स अ लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है? बेसिकली जब बिजनेस ने किसी को पैसा देना है, ठीक है, मतलब व्हेन द बिजनेस ओज मनी टू समवन एल्स, ठीक है, मतलब उसके कहते हैं हम किसे कि मुझे किसी को पैसा देना है तो मेरे सर पे एक लाइबिलिटी है कि मुझे इसको पैसा देना है। सो इट इज बेसिकली एन ऑब्लिगेशन है कि हमें किसी को पैसा देना है इन द फ्यूचर। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस, देखो, अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस इज अ एसेट, तो ये तो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। A present obligation arising from the past events expected to result in outflow of resources. अब इसको स्टेटमेंट को अगर आप समझोगे लाइन बाय लाइन को कट करके, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। आपने पास्ट में कुछ ऐसा इवेंट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ना गुड्स परचेज करे, लेट अस से फ्रॉम राम, ओके, बट आपने अभी उसको पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, पेमेंट नहीं करी है, तो बेसिकली एक इवेंट हो गया, ठीक है, इसको कह लें पास्ट इवेंट हो गया। अब एक ऑब्लिगेशन भी तो है कि राम को पैसे देने हैं, राइट। सो इट्स एन ऑब्लिगेशन दैट इज राइट फ्रॉम द पास्ट इवेंट एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। आपके रिसोर्स क्या हो सकता है? आपका रिसोर्स लेट अस से आपका कैश है, ठीक है, इस केस में। तो जब आपने परचेज किया फ्रॉम राम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और अभी आपको उसको पैसे देने हैं, तो कल को जब आप पैसे दोगे तो इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो, दैट इज इट रिजल्ट्स इन गिविंग ऑफ, या फिर बाहर पैसा जाएगा, इट आउटफ्लो ऑफ योर रिसोर्सेज, दैट इज योर कैश। सो हेंस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बाकी भी देख लेते हैं फटाफट।
फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेड बाय द बिजनेस, फ्यूचर इनकम अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो बेसिकली मैं रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही हूँ, सो हेंस ये भी आपका लाइबिलिटी तो नहीं है। इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, अब कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ओनर्स कैपिटल है, कैपिटल इज व्हाट, जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो हम ये भी कहते हैं कि जो कैपिटल है वो एक लाइबिलिटी ही होता है बिजनेस की। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट देखिए कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल एक अलग हेडिंग है बेसिकली, है ना। इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल इज बेसिकली रिलेटेड टू योर कैपिटल, योर इक्विटी, ठीक है। ये आपकी लाइबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बेस्ट जो एक्सप्लेन कर रहा है वो आपका ऑप्शन बी ही है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, यू कैन रीड इट वंस, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7। This question was asked in your UPSC EPFO 2021 examination also. When are the current liabilities payable? अगर आपको इसका आंसर पता है, well and good, very good thumbs up to you, ठीक है। When are current liabilities payable? तो अगर हमें पता होना चाहिए जो हमारी liabilities भी होती है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी करंट और एक होती है हमारी नॉन करंट, ठीक है। तो करंट कौन सी होंगी, जैसे कि हमने करंट एसेट किए थे, राइट, 1 ईयर के विद इन जो रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली हमारे, और वैसे ही करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसी ऑब्लिगेशंस जो विद इन 1 ईयर हम पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटीज जो हम विद इन 1 ईयर पे ऑफ कर देंगे, जिसकी ऑब्लिगेशन क्लियर हो जाएगी, दैट आर नोन एज योर करंट लाइबिलिटीज। एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज जो 1 साल से ज्यादा लेती हैं, जैसे कि मैंने लोन लिया लेट अस से फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, 10 ईयर्स लगेंगे लोन को रीपे करने के लिए, तो ये क्या हो गया, मेरा नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। मेरा करंट लाइबिलिटी फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया, इसमें भी लोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और जो मैंने सिर्फ 3 मंथ्स के लिए लिया है, तो हेंस ये विद इन 1 ईयर मैं कर लूंगी, है ना, विद इन 1 ईयर इसको पे ऑफ कर दूंगी। सो दिस इज माई करंट लाइबिलिटी एंड दैट इज माई नॉन करंट लाइबिलिटी। तो अगर मैं बात करूं व्हेन आर करंट लाइबिलिटीज पेबल, so the answer should be within a year. Answer should be option A, within a year. आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आफ्टर 1 ईयर बट विद इन 5 ईयर्स, ये बिल्कुल गलत है। विद इन 5 ईयर्स ये भी गलत है। सब्जेक्ट टू अ कंटिजेंसी, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आपको पहले से इसका पता था तो गुड थम्स अप टू यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। अ कंपनी रिसीव्स 50,000 एज एडवांस फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड नेक्स्ट मंथ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने गुड्स अभी नेक्स्ट ईयर देने हैं, नेक्स्ट मंथ देने हैं, सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट मंथ देना है, लेकिन एडवांस पहले ही ले लिया 50,000 का। तो दिस अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज व्हाट, इज इट अ रेवेन्यू। रेवेन्यू हम कब रियलाइज करते हैं, रेवेन्यू हम तब रियलाइज करते हैं जब हमने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, है ना। जब गुड्स की जो ओनरशिप है हमने किसी और को दे दी है, ट्रांसफर कर दिया, तब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो क्या ये 50,000 जो कस्टमर्स ने हमने एडवांस दे दिया, क्या वो रेवेन्यू होगा? सी, द आंसर शुड बी नो। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और उसको रेवेन्यू आंसर मार्क कर सकते हैं, बट ऐसी गलती नहीं करनी। रेवेन्यू पता होना चाहिए कि कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज हैपेंड। अभी गुड्स नहीं गए हैं कस्टमर के पास, तो रेवेन्यू अभी नहीं हुआ। इज इट अ एसेट टू यू, ये 50,000 आपके लिए एसेट है क्योंकि कैश रिसीव हो गया, ये भी नहीं है, अभी एसेट भी नहीं है। क्या ये आपकी लाइबिलिटी है? ऑफ कोर्स ये आपकी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि 50,000 कस्टमर ने आपको दे दिया है, अब आपके 50,000 आपको संभाल के रखने हैं और आपको बेनिफिट आगे देना है अभी, ठीक है। आपको बेनिफिट एज अ कंपनी, आपको अभी अपने कस्टमर को बेनिफिट देना है अगले महीने कि आप उसको गुड्स देंगे, ठीक है। तो ये जो 50,000 है आपके ऊपर अभी एक लाइबिलिटी की जैसे है, ठीक है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको रेवेन्यू तो बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना है, और ये आपकी लाइबिलिटी है। कैपिटल तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बिकॉज कैपिटल तो ओनर जो पैसा डालता है उसको हम बोलते हैं, है ना। तो कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं है इसका आंसर, तो आंसर शुड बी ऑप्शन सी, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड to the question number 9. Which of the following correctly defines a debtor? Debtor कौन होता है? You should know. Debtor is basically an asset. अब मुझे बताओ करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये करंट एसेट है, क्योंकि हम इसको इजीली 1 ईयर के अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं टू कैश। अब डेटर होता क्या है? लेकिन डेटर होता है कि जब बिजनेस ने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को सेल करी, ठीक है, मैंने सेल करी ऑफ गुड्स लेट अस से टू विक्रम, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स टू विक्रम। अब विक्रम ने अभी पैसे नहीं दिए,
वो कहता कि मैं आपको ना अभी तो मुझे गुड्स दे दीजिए प्लीज, लेकिन मैं आपको 1 मंथ के बाद पेमेंट कर दूंगा। अब मुझे 1 मंथ के बाद विक्रम से पैसे आने हैं, आई हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम विक्रम। सो व्हेन विक्रम ओज मनी टू मी, विक्रम ओज मनी टू द बिजनेस, then he is known as the debtor. Here in this case Vikram will be a debtor, right? So देखिए, a person who owes money to the business is known as a debtor. Option B should be the correct answer. A देखिए, a person to whom the business owes money, क्या business किसको पैसे ओ कर रहा है? नहीं, right? So ये भी आपका गलत होगा। ओनर ऑफ द बिजनेस इज नॉट द ओनर ऑफ द बिजनेस, राइट? ये डेटर है जिसने पैसे देने हैं। अ लेंडर टू द बिजनेस, लेंडर टू द बिजनेस मीन्स कि बिजनेस ने इसको पैसे देने हैं, है ना? तो ए और डी बिल्कुल सिमिलर सा है, ये भी इसका आंसर नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो ये भी एक जस्ट एक्सप्लेनेशन है, यू कैन जस्ट रीड दिस आउट। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which statement about the creditors, which statement about the creditors is incorrect? Incorrect statement देखनी है। Creditors कौन होते हैं? अब ये पता होना चाहिए creditors कौन होते हैं। These are our liabilities. Again मुझे बताओ कि ये करंट है या ये नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए ये आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो हम पे ऑफ कर देंगे विद इन 1 ईयर। अब क्रेडिटर्स होते क्या हैं? जैसे कि हमने कुछ परचेज करा, ठीक है, परचेज करा लेट अस से फ्रॉम राम। अगेन मैं सेम एग्जांपल ले लेती हूँ, परचेज करा कुछ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम राम। सो नाउ आई हैव टू पे राम, माय बिजनेस, ओके, माय बिजनेस हैज टू पे राम इन फ्यूचर, ठीक है। मैंने कुछ परचेजेस करे राम को, लेकिन पैसे अभी नहीं दिए हैं, तो ऑफकोर्स बिजनेस ने उसको बाद में पैसे देने पड़ेंगे। तो अब राम हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको पैसे देने हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? ये एक लाइबिलिटी है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। Creditors represent the money payable by the business. Yes, this is correct statement. Creditors are liabilities. This is also correct. ये हमारी एक liability है और current liability है। Creditors arise from credit sales. अब ये याद रखो, credit sales अगर मैंने करी है, ध्यान देना इस बात पे, अगर मैंने आपको credit sales करी है तो पैसे तो मुझे आएंगे, बिजनेस को आएंगे पैसे, तो वो तो क्या होना चाहिए? वो debtors होना चाहिए। So this is incorrect. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्रेडिटर्स नहीं, यहाँ पे आना चाहिए डेटर्स अराइज फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। या फिर यहाँ पे आना चाहिए क्रेडिटर्स अराइज फ्रॉम क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर्स आर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। ऑब्लिगेशंस ये क्योंकि लाइबिलिटी है, सो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सो ये मैंने यहाँ पे क्रॉस मार दिया, लेकिन दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सॉरी, करेक्ट ऑप्शन, ओके। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन करेक्ट ऑप्शन है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। विद दिस हमने 10 क्वेश्चंस आज के लिए कर लिए हैं और इंट्रोडक्शन भी कर ली है। मुझे लगता है कि बहुत सारे टर्म्स हमने आज कर लिए हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होना है। अगर आपको नहीं है, कोई डाउट है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, राइट? और अगर आप हमारे कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्रोम पे जाना है। I'll just open Chrome. क्रोम पे जाना है, यहाँ पे लिखना है edutab.in, राइट? edutab.in जब आप लिखेंगे, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। कोर्सेज अंडर के सेक्शन आप देखेंगे यूपीएससी ईपीएफओ, ठीक है। यूपीएससी ईपीएफओ के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपके बहुत सारे कोर्सेज गिवन हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स अभी आप लेना चाहते हैं। ये आपका मास्टर कोर्स है 2026-2027 का, जहाँ पे आपको सारी कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, पिछले ईयर्स के PYQs, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो अभी 50% का ऑफ भी चल रहा है। कोड आप डाल के इस प्राइस को ले सकते हैं। अगर आप वैलिडिटी चूज करना चाहते हैं तो आप वो भी करके अपना प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका एक ये 10 आवर ट्रायल कोर्स भी है, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, राइट? तो ये कोर्सेज सेक्शन में जाके आप ये हमारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कीप लर्निंग गाइस।